वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो ये हमारा लेक्चर थर्ड है। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए हैं बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और टोटल हमारे 100 क्वेश्चन होने के बाद में हम अपने बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करके हम केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो जो है MCQs बेस्ड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी की है। IUT एग्ज़ाम, CNET एग्ज़ाम, नॉरसेट, CHO और नीट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गैमा द्वारा प्रजनन होता है। ऑप्शन ये है उच्च श्रेणी के पौधों में, बी ऑप्शन है हमारा निम्न श्रेणी के जंतुओं में, सी ऑप्शन है कुछ ब्रायोफाइटा में और डी ऑप्शन हमारा है स्थानियों में। तो इसमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि गैमा क्या चीज़ होता है। आमतौर पर कली के रूप में अलग हो जाते हैं, मतलब ये जो है अपने जैसे ही एक और पौधा बना के और इसके जो पेरेंट्स होते हैं यानी पेरेंट्स प्लांट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो फिर धीरे धीरे ग्रोथ करके वो भी एक नए पेरेंट्स प्लांट्स की तरह बन जाते हैं। अंततः ये गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं और ये अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका होता है। तो अलैंगिक प्रजनन जो हमारा होता है वो ब्रायोफाइटस के कैटेगरी में ही होता है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो ब्रायोफाइटस यानी कि सी होने वाला है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन हमारा है समयुग्मकी, बी ऑप्शन हमारा उभय लिंगिता श्रेयी, सी ऑप्शन हमारा एक लिंगिता श्रेयी और डी ऑप्शन हमारा है विषम युग्मकी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो राइट आंसर है हमारा एक लिंगीय सरई। अब एक लिंगीय सरई कैसे होने वाला है, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअलिटी की स्थिति में होता है या केवल नर या मादा युग्मक उत्पन्न ही कर सकता है। यानी कि एक लिंगीय सरई जो होता है वो नर या मादा ही उत्पन्न कर सकता है, दोनों नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर जो होता है वो है एक लिंगीय सरई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन है बीजपत्र, बी ऑप्शन है बीजांडकाय, सी ऑप्शन है भ्रूणपोष और डी ऑप्शन है हमारा भ्रूण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है भ्रूणपोष, सी ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मर्म, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा है स्पेरोफाइटस, बी ऑप्शन है थैलोफाइटस, सी ऑप्शन है क्रिप्टोगैमस और डी ऑप्शन हमारा ब्रायोफाइटस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी यानी कि क्रिप्टोगैमस जो हमारा है बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जो मर्म फन होते हैं ये हमारे क्रिप्टोगैमस में ही रखे जाते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर है जो है सी है यानी क्रिप्टोगैमस। ये इसलिए है क्योंकि इन पौधों में जो है बीज नहीं बनते हैं और इनके जनन अंग जो होते हैं वो अदृश्य होते हैं। इन्हें सामान्यतः क्रिप्टोगैमस समूह में ही इसीलिए रखा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइकस में परागण होता है। ए ऑप्शन है 3 कोशिकीय अवस्था में, बी ऑप्शन है 4 कोशिकीय अवस्था में, सी ऑप्शन है 2 कोशिकीय अवस्था में और डी ऑप्शन है 1 कोशिकीय अवस्था में। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो हमारा है 3 कोशिकीय अवस्था में यानी ऑप्शन ये हमारा सही है, क्योंकि जो साइकस के परागण पराग कोश से 3 कोशिकीय अवस्था में मिलते हैं और इस अवस्था में परागकण बीजाणु द्वारा संवृत परागण बूंद पर गिरते हैं। क्योंकि साइकस में जो परागकणों को ग्रहण करने के लिए सिस्टमा यानी वर्तिकाग्र नहीं होते हैं इसमें, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो 3 कोशिकीय अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा है
एंथ्रेसिस की परिघटना धित है कि ए ऑप्शन हमारा जो है वो परागकण निर्माण है, बी ऑप्शन हमारा जो है वर्तिकान है, और सी ऑप्शन हमारा है परागकोश का विकास, और डी ऑप्शन जो हमारा है वो पुष्पकलिका का खुलना। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो बी है, यानी कि वर्तिकान। इसका राइट आंसर जो है वो हमारा है डी, यानी कि पुष्पकलिका का खुलना। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? तो ए ऑप्शन हमारा है वर्किंग फर्न, बी ऑप्शन है स्प्राउट लीफ पौधे का, सी ऑप्शन है मार्केसिया, डी ऑप्शन है मांस। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो हमारा ए है, यानी कि वर्किंग फर्न जो होता है वो अपने पौधे के पत्तियां जो होती हैं उसके एकाग्र भाग द्वारा जनन करता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पत्तियों का अग्रभाग जो होता है वो जमीन को छूता है तो वहाँ से स्थानिक कालिकाएं निकलती हैं जो नए पौधों को जन्म दे देती हैं, और यह एक अलैंगिक जनन का एक उदाहरण है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आलू के कंद में आँखें होती हैं। तो ए ऑप्शन जो हमारा है वो पुष्प कलिकाएँ, बी ऑप्शन हमारा है प्रारोह कलिकाएँ, सी ऑप्शन हमारा है कक्षस्थ कलिकाएँ, और डी ऑप्शन हमारा है मूल कलिकाएँ। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि कक्षस्थ कलिकाएँ। आलू का भूमिगत तना जो होता है वो कंद होता है, जड़ नहीं, और इसमें पाई जाने वाली आँखें वास्तव में गांठें होती हैं जहाँ इससे पत्तियाँ निकलती हैं। इन गांठों में स्थित कलिकाओं को कक्षीय कलिका कहा जाता है, जिसमें नए आलू के पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारा सी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी सराई होता है? उभयलिंगी सराई होता है मतलब कि जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों। तो इसमें ए ऑप्शन है मार्केनेसिया, बी ऑप्शन है पाइनस, सी ऑप्शन है साइकस, और डी ऑप्शन है पपीता। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा वो पाइनस, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा है वो बी है, यानी कि पाइनस। पाइनस हमारा जो है राइट आंसर है, क्योंकि जो पाइनस होता है वो एक अनावृत बीजी पादप है जिसमें नर और मादा संकुचन एक ही पौधे में उपस्थित होते हैं। इसीलिए जो है पाइनस हमारा उभयलिंगी है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन एक लिंगी है? मतलब इन सभी में से कौन ऐसा पौधा है जो एक ही लिंग उसमें प्रेजेंट होता है? तो ए ऑप्शन हमारा जो है वो सरसों है, और बी ऑप्शन हमारा जो है उड़हुल है, और सी ऑप्शन हमारा पपीता है, और डी ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। सर देखते हैं कि क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो पपीता है। पपीता में जो है एक लिंगी ही होता है, इसमें उभयलिंगी नहीं पाए जाते, यानी कि मेल और फीमेल दोनों क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा है अंडजनन, बी ऑप्शन है हमारा अंडाशय, सी ऑप्शन हमारा अंडोत्सर्ग, और डी ऑप्शन हमारा मादा जनन। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा अंडजनन है, यानी कि हमारे अंडाणु बनने की विधि को अंडजनन कहते हैं। जैसे कि अंडाणु बनने की विधि को अंडाणु जनन या अंडजनन या ओजेनेसिस कहते हैं, और यह वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाशय यानी कि ओवरीज के भीतर मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट्स, जिन्हें अंडाणु या ओवम कहा जाता है, बनते हैं और परिपक्व होते हैं वहीं पे। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं, यानी शुक्राणु बनने की क्रिया या उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन हमारा शुक्राणु जनन, बी ऑप्शन है हमारा मादा जनन, सी ऑप्शन है हमारा युग्मक जनन, और डी ऑप्शन है हमारा अंग जनन।
तो इसका जो है राइट ऑप्शन है जो, यानी कि शुक्राणु जनन जो है, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को शुक्राणु जनन कहते हैं, जिसमें हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। और यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जो हमारे टेस्टिस के भीतर होती है, और इस प्रक्रिया में जनन कोशिका यानी जर्म सेल्स जो होते हैं वो विभाजित होकर और परिपक्व शुक्राणु बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ए, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो हमारा है वो है 1, बी ऑप्शन जो हमारा है 2, सी ऑप्शन है हमारा 3 और डी ऑप्शन है 1 भी नहीं। तो इसको आप लोग खुद ही पता होगा कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए है, यानी कि 1। अलैंगिक जनन में 1 ही भाग लेते हैं, और वो अगर लैंगिक जनन होता है तो उसमें हमारे 2 जीव भाग लेते हैं, एक फीमेल और एक मेल। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। पहला हमारा है मुकुलन, बी हमारा है विखंडन द्वारा, सी हमारा है विभाजन द्वारा और डी हमारा जो है वो सभी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा है सभी, यानी कि पौधों में जो है वो अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा भी होता है, विखंडन द्वारा भी होता है, विभाजन द्वारा भी होता है। इन सभी तीनों प्रक्रियाओं द्वारा होता है। जैसे कि हमारा कायिक प्रवर्धन जो होता है वो यह सबसे सामान्य विधि होती है, जिसमें पौधों के वनस्पति भागों जैसे जड़, तना या पत्ती से नए पौधे उगते हैं। और मुकुलन जो हमारा होता है वो जनक कोशिका या शरीर पर एक छोटा मुकुलन यानी बोर्ड बनता है, जो बाद में अलग होकर एक नया जीव बना लेता है, जैसे कि हमारा ये ईस्ट में होता है। इसमें जो आंसर हमारा शो कर रहा है वो ए है। तो इसमें जो आंसर शो कर रहा है वो हमारा गलत है, ये वाला। इसमें जो है सभी रहेगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है। ए ऑप्शन है जड़, बी ऑप्शन है हमारा स्तंभ, सी ऑप्शन है हमारा पत्ती और डी ऑप्शन है तीनों भागों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, यानी कि तीनों द्वारा। अब ये कैसे, यानी कि कायिक जनन जो हमारा होता है वो जड़ों द्वारा भी होता है, जैसे शकरकंद और डहेलिया जो होती हैं अपनी जड़ों से नए पौधे विकसित करती हैं। स्तंभ जो हमारा होता है वो हमारे आलू, अदरक और गन्ना जैसे पौधों में तने के माध्यम से कायिक जनन होता है और नए पौधों का डेवलपमेंट यानी विकास होता है। और हमारा जो पत्ती है, पत्तियों द्वारा जो ब्रायोफिल्म्स यानी पत्थर चट्टा जैसे पौधों की जो पत्तियों के किनारों पर कलिकाएं होती हैं जो नए पौधों में विकसित हो सकती हैं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो डी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। तो ए ऑप्शन हमारा है जो है पत्तियां, बी ऑप्शन हमारा स्तंभ, सी ऑप्शन है जड़ और डी ऑप्शन है बीज। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो है स्तंभ, यानी कि हमारा जो स्तंभ होता है आलू में कायिक संचरण इसी के द्वारा ही होता है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है एक ही फल के भीतर पराग कोशों से परागकणों का वतिकान में पहुंचना क्या कहलाता है। तो इसमें ए ऑप्शन जो हमारा है स्वपरागण, बी ऑप्शन है अंडोत्सर्ग, सी ऑप्शन है परागण और डी ऑप्शन है हमारा निषेचन। तो इसमें हमारा क्वेश्चन तो कहता है एक ही फल के भीतर पराग कोशों से परागकणों का, यानी कि जो पराग कोश होते हैं वहाँ से परागकणों तक पहुँचने की जो क्रिया कहलाती है वो स्वपरागण कहलाती है। यानी कि अगर एक ही जो हमारा फ्लावर से उसके अंदर जो पराग कोश होते हैं उसमें अगर परागकणों द्वारा जो है फर्टिलाइज होगा तो उसको जो हम कहेंगे वो स्वपरागण कहेंगे।
तो इसका राइट आंसर जो हमारा है ये, यानी कि स्वपरागण। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अंडजनन है, बी ऑप्शन अंडोत्सर्ग है, सी ऑप्शन जो हमारा है रजोचक्र है, डी ऑप्शन जो हमारा शुक्राणु जनन है। तो इसका जो है डी ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा अंडे के यानी कि एग के बारे में ये क्वेश्चन है, तो ये शुक्राणु जनन है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सी, ये दोनों क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। अब हमारा बी ऑप्शन जो हमारा है वो अंडो उत्सर्ग है, यानी कि अंडों के बारे में हो रहा है। अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम अंडो उत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं, और ए ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है मानव मादा में अंडे का निषेचन कहा जाता है, यानी मनुष्य में मादा में अंडे का निषेचन कहलाता है। तो उसमें ए ऑप्शन हमारा है जो है अंडाशय में, बी ऑप्शन है हमारा गर्भाशय में, सी ऑप्शन है हमारा योनि मार्ग में, और डी ऑप्शन है हमारा फिलोपियन नलिका में। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो मानव मादा में अंडे का निषेचन कहलाता है। तो ये ऑप्शन जो हमारा था वो कह रहा है अंडाशय में, तो अंडाशय में हमारा फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और हमारा डी ऑप्शन जो है वो गर्भाशय में, तो गर्भाशय में भी हमारा यानी यूट्रस में भी हमारा जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और सी ऑप्शन जो हमारा है योनि मार्ग में, तो योनि मार्ग में भी हमारा नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और लास्ट हमारा जो है वो है फिलोपियन नलिका में, तो हमारा जो है फिलोपियन नलिका जो होती है उसी में हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये आंसर जो हमारा है वो राइट है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट है। उसमें जो होता है फिलोपियन नलिका यानी जो डिंब वाहिनी होती है वहीं पे अंडाशय निकल कर और जो है शुक्राणु की प्रतीक्षा करता है, और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होके हमारा जो है फर्टिलाइज एम्ब्रियो जो बनता है वो हमारा यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है। तो ये ऑप्शन हमारा श्रिष्ण है, बी ऑप्शन है हमारा शुक्रवाहिका है, डी सी ऑप्शन है हमारा एपिडिडीमस है, और डी ऑप्शन है हमारा बिरसड़। तो ए ऑप्शन जो हमारा कह रहा है वो हमारा सीसरन है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन हमारा शुक्रवाहिका है, तो शुक्रवाहिका में भी हमारे जो है शुक्राणु भंडारण नहीं होते हैं। और डी ऑप्शन हमारा है बिरसड़, तो बिरसड़ में भी हमारे नहीं होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो एपिडिडीमस है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर सी है। अब वो कैसे है, क्योंकि जो हमारा एपिडिडाइमस नामक अंग होता है यहाँ एक लंबी कुंडली नुमा संरचना होती है जो हमारी टेस्टिस के जस्ट पीछे स्थित होती है, और शुक्राणु बिरसड़ में बनने के बाद अधिबिरसड़ में ये चले जाते हैं जहाँ वो परिपक्व होते हैं और स्खलन होने तक वहीं संग्रहित यानी कि इकट्ठा रहते हैं। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो ख़त्म हुआ। आज का हमारा लेक्चर थर्ड में जो है 20 क्वेश्चंस हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवर किए हैं, जो हमारे सीनेट एग्ज़ाम और आईयूटी एग्ज़ाम और नीट नॉर्सेट और सीएचओ एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।